for the same. Of course, we have option available with us, but when we are studying, we should ensure that we are studying all. पेपर में जाके फिर हम लोग को जो इजी लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, हमने वो छोड़ दिया, वो बात की बात है। बट तैयारी करते वक्त आधा अधूरा छोड़ के मत जाना। फाइन। सो द थर्ड टॉपिक, एज आई टोल्ड यू, वी विल बी टेकिंग अप नाउ is retirement of a partner. Retirement of a partner क्या है? What is retirement of a partner? To state, कब बोलोगे what is retirement of a partner? So when an existing partner exits the firm or leaves the firm, and leaves the firm as per his wish or choice, it is called as retirement of a firm. Retirement of a partner. For example, in the firm of A, B, and C. Okay. If A retires from the firm, he will be called as retiring partner, and B and C will be called as continuing partners. एडजस्टमेंट्स वही पांच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड लास्ट में वहां पर फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर आएगा। तो यहाँ पर रिटायरिंग फिर डेथ पार्टनर आए तो उधर प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम उसको आउटगोइंग नाम दे देते हैं, कॉमन वर्ड। ठीक है, A will be called as outgoing partner and B and C will be called as continuing partners. Now, as far as adjustments are concerned, they are comparatively easier. First one, calculation of new profit sharing ratio. एकदम easy है। क्यों इजी है? कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता अपने को। क्यों दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है सर? एकदम सिंपल है दोस्तों, कि अगर मान के चलो इफ A, B and C are partners sharing profits and losses as 3:2:1 and जैसे मैंने बोला A retires, then the new ratio of B and C will be, A चला गया तो A का शेयर निकाल दो, तो नेचुरली B और C का वापिस उनको बैठ के हिसाब करने का, कोई नया रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। B और C जो बोलेगा, आपस में क्या रेशियो हम लोग डिसाइड किए हैं, they have decided to distribute it in the ratio of 2:1। एकदम सिंपल क्लीन, कोई झंझट नहीं। सेकेंड वन आता है रीएडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वापस आपको स्टोरी तो सब मालूम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है, इफेक्ट क्या है, सिर्फ क्या फर्क पड़ने वाला है ये हमको ध्यान में रखना है। इन दिस केस the accumulated profits and losses belongs to all the partners and hence it must be distributed amongst all partners in their old profit sharing
प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड वन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेम चल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फर्क पड़ रहा है। सिर्फ आपको फर्क क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है। इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी क्या होने वाला है, ऑल द रूल्स ऑफ revaluation account will remain the same. Profit or loss on revaluation will be distributed amongst all partners in their old profit sharing ratio. इजी है, कोई भी उसमें झंझट नहीं, ऑल द थिंग्स रिमेन द सेम। हाँ, फर्क कहाँ पड़ने वाला है, अगर आपको फर्क पड़ने वाला है कहीं पर तो दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि समझ लो कि गुडविल जो है यहाँ पर वो जो पार्टनर है वो अपना नाम छोड़ के जा रहा है, इसलिए उसको गुडविल का शेयर मिलने वाला है। He or she is going to get the share of goodwill। तो ध्यान में रखना, गुडविल जो है फाइनल सेटलमेंट के साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड बहुत सारा चीज उसको दिया जाएगा, साथ में गुडविल का भी शेयर मिलेगा। सो गुडविल का जब पढ़ाई आता है यहाँ पर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर गुडविल अकाउंट कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो वापस इधर सिचुएशन है, goodwill can be raised or goodwill account can be raised and written off। जिन लोगों को थोड़ा भी याद रहेगा वहां पर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उधर रेस करने का एक एंट्री था, राइट ऑफ करते वक्त हम लोग देखते थे एंटायर फर्म का है या न्यू पार्टनर शेयर का है, इधर वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर गुडविल अकाउंट जब रेस करते हैं तो इट कैन बी रेस्ड आइदर फॉर द एंटायर फर्म और ओनली फॉर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। Whereas raised and written off रहेगा तो there is a single journal entry which needs to be passed। Yes, Mansi, I am coming to that. Please hold on। तो गुडविल में बेसिक केस में फर्क पड़ जाता है कि हम लोग वहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेस करते वक्त एक एंट्री करते थे, राइट ऑफ के वक्त ऑप्शन देखते थे। इधर रेज होते वक्त ही चेक करना पड़ेगा कि गुडविल किसका है और उसके हिसाब से राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो जर्नल एंट्रीज अगर हम लोग समझने की कोशिश करें आवाज येतोय बॅकग्राऊंडला। ओके,
So if we talk about journal entries, the first case would be goodwill account is raised for the entire firm. So when goodwill account is raised for the entire firm, if we say, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे फर्म का गुडविल है, इसीलिए जर्नल एंट्री आते वक्त उसका जर्नल एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गुडविल किसका है, इट इज ऑफ द एंटायर फर्म। दूसरा बोलोगे गुडविल अकाउंट इज रेज्ड फॉर आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर ओनली। जाने वाला ही बोलता है कि मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, तुम लोग तो इधर रहने वाले हो, तो तुम लोग जब चाहे तभी बांट के ले लो। So if goodwill is raised only for outgoing partner share, so journal entry will be goodwill account debited. Correct, Madhu? To outgoing partners capital account. एकदम basic. And third, the most important one, if goodwill account is raised and written off. In this case, goodwill account will be raised by either of the entries above, that is 1 or 2. Thereafter, the following entry of writing of goodwill will be passed. अब गुडविल का नुकसान कौन सहन करने वाले हैं, तो इट विल बी borne by continuing partners. So the journal entry will be continuing partners capital account debited to goodwill account. When continuing partners capital account is debited, सवाल उठता है कौन सा रेशियो, ठीक है। So this is very important again. Here we learn something called as benefit ratio. Ratio of benefit derived by continuing partners on retirement of outgoing partner is called as benefit ratio, और इसको एक और नाम है, इसको बोलते हैं गेन रेशियो। बेनिफिट रेशियो को एक और नाम है, क्या नाम है उसका, गेन रेशियो। बेनिफिट रेशियो और गेन रेशियो, ठीक है। लाइक सैक्रिफाइस रेशियो, बेनिफिट रेशियो needs to be calculated separately only when the internal proportion of continuing partners changes in the new ratio. If the proportion does not change, then benefit ratio is equal to new ratio. हो जाता है थोड़ा बहुत चेंज। If benefit ratio is to be calculated, then the formula for calculating benefit ratio will be, क्या फॉर्मूला आएगा बेनिफिट रेशियो का, बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस
उसके जैसा कुछ बातें हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बस उसको आपको अडेप्ट करने को आ गया तो काम हो गया। तो गुडविल इधर कंपैरेटिवली इजियर है, दो ही काम है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल रेज्ड है तो एंटायर फर्म या आउटगोइंग पार्टनर शेयर, राइट ऑफ करते हो पहले रेज करो, राइट ऑफ करते वक्त कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड इन द बेनिफिट रेशियो। सो बेनिफिट रेशियो के बारे में भी हमने कवर कर लिया। फिर क्या आता है इसके अंदर, लास्ट पार्ट आता है विच इज कॉल्ड एज फाइनल सेटलमेंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। Is the most important aspect in retirement or death of a partner। यही बहुत important aspect है। The capital account balance, current account balance, share in accumulated profits or losses, share in revaluation profit or loss, share in goodwill account of the outgoing partner are credited to his capital account। The final settlement can be done in cash or through loan account। If settlement is done in cash, settlement issues, it seems। Are you all able to listen to me? Yeah, sorry for the interruption। तो क्या होता है कि रिटायरमेंट डेथ में जितना भी आउटगोइंग पार्टनर है उसका सारा जो पेमेंट देने का है, कैपिटल करंट जो भी रहेगा वो सब एक जगह पे जमा हो जाता है। फाइनल सेटलमेंट कैश में भी हो सकता है या लोन के थ्रू हो सकता है। अगर फाइनल सेटलमेंट कैश में हुआ तो फिर हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। इफ सेटलमेंट इज डन थ्रू कैश और लोन अकाउंट, बस इधर जाके रिटायरमेंट अलग होता है और डेथ अलग होता है। If settlement is done through loan account, तो वहां पर you have to be careful in case of retirement, the balancing figure in outgoing partners capital account is transferred to his loan account directly, and in case of death, the balance
partner's capital account is transferred to, किधर ट्रांसफर होने वाला है, his executor's loan account. यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर एक्चुअली अलग अलग होता है, बाकी सारी बातें जो है दैट रिमेन्स द सेम. Final settlement of outgoing partner can be done partially through cash and partially through loan account also. जरूरी नहीं कि पूरा कैश ही देना चाहिए और पूरा लोन ही होना चाहिए, थोड़ा दोनों का मिक्सचर होके भी काम चल जाएगा. तो फ्रेंड्स ध्यान में रख लेना, ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते वक्त while closing partners capital account, the account of outgoing partner must be closed first and final settlement must be done. This is important कि आउटगोइंग पार्टनर का पहले काम खत्म कर दो और फिर जो रहेगा thereafter the accounts of continuing partners will be as usual. वही चीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल, वही न्यू बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू रेशियो का जरूरत रहेगा तो न्यू रेशियो, दैट विल ऑल हैपन. सिर्फ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कि उसका जो अकाउंट है आउटगोइंग पार्टनर, पहले उसको क्लोज करो और फिर बाकी बातें जो रहेगी दैट विल रिमेन द सेम. ऑल अदर थिंग्स exactly same as far as your chapter admission of partner is concerned. बोलो, रिटायरमेंट में किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? वेरी सिंपल, बिकॉज एवरीथिंग इज रिपीटेड, नथिंग इज देयर कि उसमें से कुछ मेरे को वापस नया कुछ सिखाना पड़े. डाउट्स? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सब लोग हो ना यहाँ पर? आर यू ऑल देयर विथ मी? Anybody having any doubt? Retirement is a very important chapter because not of retirement, but the next part that I am going to deal with. What is the next part? That is going to be death of a partner. So death of a partner, it is same like retirement, same. सिर्फ फाइनल सेटलमेंट में फर्क पड़ने वाला है. हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोगों को देखा गया है कि सर्टन क्वेश्चंस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर आर डिफरेंट, तो उसके बारे में मैं हाईलाइट करूंगा. सर्टन क्वेश्चंस इन डेथ ऑफ अ पार्टनर needs to be given
special importance. What are they? ज्यादातर रिटायरमेंट जो होता है उसका क्या बोलते हैं, डेट फिक्स रहता है और उसका डेट जो रहता है इट हैपेंस एज पर द विश ऑफ द पार्टनर, बट डेथ कैन हैपन एनी डे सिंस द डेट ऑफ डेथ इज अनसर्टन. द डेट may be later than the date of balance sheet. In such a case, अभी आपको क्या याद रखना है in this case? Concept of, किसी को याद है कौन सा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था? रिटायरमेंट में भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर डेथ में आता है. द कंसेप्ट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स इज एप्लीकेबल. माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस इज ए कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. डेथ इसके ऑप्शन में थियरी है तो आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर आना जरूरी है. ठीक है, एक बार रिटायरमेंट नहीं आए तो चलेगा क्योंकि एडमिशन के ऑप्शन में आता है, लेकिन डेथ आना बहुत जरूरी है. सिंस द डेट ऑफ डेथ इज अनसर्टन, the date may be later than the date of balance sheet. In such a case, the concept of share in profits is applicable. Share in profits में क्या होता है friends? Share in profits is to be calculated when there is a difference between the date of balance sheet and the date of death of a partner. It is calculated on the basis of average of profits of a past few years. Share in profits कैसे कैलकुलेट करते थे? Share in profits is equal to average profits जो भी बोला रहेगा उसका multiplied by outgoing partners share multiplied by number of months divided by 12. याद है आप लोगों को ये? The journal entry for recording share in profits will be, क्या जर्नल एंट्री आएगा? किसी को याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करो. क्या जर्नल एंट्री पास करोगे फॉर रिकॉर्डिंग शेयर इन प्रॉफिट्स? Very good, very good. It will be profit and loss, suspense account debited to outgoing partners capital account. The balance of profit and loss suspense account will be shown on balance sheet asset side. The above journal entry is used for the following transactions also. और कहाँ पर यूज होते हैं अगर हम लोग याद करेंगे तो फर्स्ट वन, इट इज यूज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, गिवन पार्टनर सैलरी, और जरूरत पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी यूज होगा. All these values are calculated from the date of balance sheet to the date of death of a partner.
तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है क्या वो टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को? या रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कंसर्न। तो डेथ में याद रख लेना, ये सारे कंसेप्ट एप्लीकेबल है। रेगुलर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया तो भी इतना क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो रिटायरमेंट डेथ दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। मेरे से एज ए टीचर पूछोगे तो एडमिशन सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को ध्यान रखना है तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो रिटायरमेंट और डेथ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। डाउट्स क्या है पूछ सकते हो।